Hello students, today we will start our next topic, that is moving coil galvanometer. In the last class we have studied about the torque experienced by a current carrying coil when placed in an external magnetic field. तो उस टाइम मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 10th क्लास में ऐसी कौन सी मशीन है जो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो उसका आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। वो आंसर है उसका इलेक्ट्रिक मोटर। जो आपने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक मोटर में अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 13 में इलेक्ट्रिक मोटर जब आपको पढ़ाया गया था तो उसका प्रिंसिपल यही आपको बताया गया था कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो वो हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिकली कर देखा किस तरह से करंट कैरिंग कॉइल जो है टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, और उसके अलग अलग सेगमेंट्स पर हमने क्या करा। और उसमें जो हमने वो प्रिंसिपल पढ़ा टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें हमने क्या यूज किया, उसमें हमने यूज किया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो तो हम एक से एक चीज को रिलेट करते चले गए। फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड वो हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या करा, जब हम ये पढ़ रहे थे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, तो हमने क्या करा, उस कॉइल को चार सेगमेंट्स में, चार अलग अलग कंडक्टर्स में डिवाइड करा, और चारों की वजह से लगने वाला फोर्स हमने पढ़ा। क्योंकि हमने पढ़ रखा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमने पढ़ रखा था उसकी हेल्प से हमने चारों सेगमेंट्स पर अलग अलग फोर्स निकाला, और फिर हमने उन चारों फोर्स को एनालाइज किया, और एनालाइज करके हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि दो अपर एंड्स, मतलब जो हॉरिजॉन्टल एंड्स थी उनके जो फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, और जो दो वर्टिकल एंड्स थी, वर्टिकल एंड्स पर एक तरफ फोर्स इनवर्स लग रहा था, एक तरफ फोर्स आउटवर्ड्स लग रहा था। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, दोनों मिलकर एक कपल फोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे। और ये कपल फोर्स क्या करा रहा था, ये एक रोटेटिंग इफेक्ट दे रहा था किसको, कॉइल को, एक रोटेटिंग इफेक्ट दे रहा था कॉइल को। तो ऐसे फोर्स को जो कि एक रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं उस प्रिंसिपल पर बेस्ड एक ऐसी मशीन, उस प्रिंसिपल पर बेस्ड एक ऐसी मशीन, और उस मशीन का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपने 10th क्लास में भी पढ़ ली है, और हम इस चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। मैंने एक 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, जितना मुझसे बन पाया है, जितना मैं इसको 3 डायमेंशनली आपके सामने पिक्चराइज कर सकता था वो मैंने करा। देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है, एक तरफ मैग्नेट का नॉर्थ है और दूसरी तरफ मैग्नेट का साउथ है। दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है, नॉर्थ एंड साउथ, और दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स के बीच में हमने रखा एक सिलेंडर। दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स के बीच में हमने रखा एक सिलेंडर, कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये दो मेरे हाथ है, ये दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है ना, ये दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है। अब इसके बीच में क्या कर रहा हूं मैं, इसके बीच में एक सिलेंडर रख देता हूं, कुछ इस तरह से। ये देखिए सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ये दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, और इन दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स में मेरा लेफ्ट हैंड नॉर्थ पोल और राइट हैंड साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में हमने क्या करा, हमने एक सिलेंड्रिकल कॉइल यहां पर रख दी है। सॉरी, सिलेंड्रिकल कॉइल नहीं, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यहां पे रख दिया। अब इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कोर। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। और ये कोर बना होता है सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन का क्यों बना होता है, सॉफ्ट आयरन का इसलिए बना होता है क्योंकि सॉफ्ट आयरन होता है एक फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, सॉरी सॉफ्ट आयरन जो होता है वो होता है एक फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। और फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं फेरोमैग्नेटिक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर देता हूं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेते हैं। कैसे खींच लेते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी बस ये ध्यान रखिए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या करते हैं, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द soft iron core, cylindrical soft iron core, and this is the south pole of the magnet. My right hand is the south pole of the magnet. अब इसमें कॉइल कहां पर है, कॉइल के लिए हमने क्या करा, मैं आपको यहां पर बना के बता देता हूं। कॉइल हमने क्या करा, इस सिलेंडर के ऊपर हमने इस तरह से कॉइल लपेट दी। इसके चारों तरफ हमने ऐसे कॉइल लपेट दिए। ये इस तरह से।
हमने इस पर कॉइल लपेट दिए, एक वायर लिया, धागा लिया, सॉरी वायर लिया, और वायर को ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ लपेटते चले गए। तो कॉइल जो हमारी बनी, कॉइल का शेप है रेक्टेंगल। देखिए ये यहाँ से जा रहा है, ये इस तरफ से हमने चारों तरफ से लपेट दिया, तो कॉइल का शेप कैसा है? कॉइल का शेप है रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमने सिलेंड्रिकल कोर पर लपेट दिए। रेक्टेंगुलर कॉइल हमने सिलेंड्रिकल कोर पर लपेट दिए। अब ये इसकी पोजीशन जो है ये इस तरह की दिख रही है आपको। डायग्राम में भी मैंने आपको इस तरह से बनाने की कोशिश करी है, 3D व्यू दिखाया है। और यहाँ से आप देखिए, ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज, ये जो सिलेंडर जो मैंने प्लास्टिक का मटेरियल लिया है इसको आप कंसिडर करिए, ये है सॉफ्ट आयरन कोर। और जो मेरा राइट हैंड है, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जो मैंने ये मार्कर से इस पर लाइंस बनाई है, मार्कर पर जो इसे मैंने लाइंस बनाई है, ये है हमारी कॉइल। अब क्या होता है कि कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कोई भी असर नहीं होता जब तक उसके अंदर करंट नहीं होगी। जब तक उसके अंदर क्या नहीं होगी? करंट नहीं होगी। तो हमने क्या करा, इस कॉइल में करंट फ्लो कराई। इस कॉइल के जो दो एंड्स थे उसको हमने एक बैटरी से या फिर किसी और सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि इसके अंदर से करंट फ्लो होगी। अब जब ये इसके अंदर से करंट फ्लो होगी तो क्या करेगा? जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगी तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जब रेक्टेंगुलर कॉइल से करंट फ्लो होती है तो वो करता है एक टॉर्क एक्सपीरियंस। टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। जब ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो क्या होगा? ये वाला जो एंड है, सपोज ये वाला एंड नीचे आना चाहता है। ये देखिए इस तरह की कॉइल, मतलब अगर हम कॉइल को ऐसे कंसिडर करते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर करते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ये वाला एंड जो है ये नीचे आना चाहेगा, ये एंड ऊपर आना चाहेगा। और ये जो कॉइल है ये किस पर लपेटी हुई है? सिलेंड्रिकल कोर पर लपेटी हुई है। तो ये वाला एंड अगर नीचे आना चाहेगा, इसने सपोज यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करा और इसने ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करा, तो इसने लग बनाया एक कपल। और ये कॉइल, ये जो पूरा जो कोर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूमने लगा। ये फोर्स एक्सपीरियंस करा और ये ऐसे घूम गया। ठीक है, फिर अगर मान लो हमने करंट की डायरेक्शन बदल दी, तो इसने फोर्स एक्सपीरियंस करा और ये ऐसे घूम गया। ठीक है, तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस करता रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब इसने इस तरह का टॉर्क एक्सपीरियंस कर लिया, अब ये सीधा कैसे होगा? तो इसके लिए हमने क्या करा, कॉइल पर लगाइए एक स्प्रिंग। कॉइल पर एक स्प्रिंग लगा दी और स्प्रिंग को हमने बोर्ड पर, एक वुडन बोर्ड पर या फिर जो गैल्वेनोमीटर का जो बेस होता है, उस स्प्रिंग को उस एक स्क्रू से उसके ऊपर हमने टाइट कर दिया। अब देखिए ये स्प्रिंग यहाँ पर, ये अपनी रेस्ट कंडीशन पे, जहां पर गैल्वेनोमीटर ये जो कॉइल है कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। कॉइल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। अब जैसे ही इसने फोर्स एक्सपीरियंस करा तो ये वाली जो स्प्रिंग है, यहां पर जो स्प्रिंग है, ये तो हो गई रिलैक्स, क्योंकि ये तो कंप्रेस हो रही है। ठीक है, पर ये वाली जो स्प्रिंग है, ये खिंचती चली जा रही है करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, सॉरी, कॉइल की डायरेक्शन में ये वाली जो स्प्रिंग है ये खिंचती चली जा रही है, क्योंकि ये देखिए ये यहां पर थी, इसकी लेंथ इतनी सी थी। ये देखिए, अगर मान लीजिए स्प्रिंग को मैंने यहां पर लगा दिया, अब जैसे ये ऐसे खींच के चली गई तो स्प्रिंग की लेंथ लंबी हो गई। अब स्प्रिंग क्या चाहेगी? स्प्रिंग चाहेगी अपनी जगह पर वापस आना, मतलब अपनी ओरिजिनल लेंथ को अक्वायर करना। ओरिजिनल लेंथ अक्वायर कैसे करेगी? ये इस पर रिवर्स फोर्स लगाएगी और रिवर्स फोर्स लगा के ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने जो कॉइल फोर्स एक्सपीरियंस करता है और जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है, हमने इन दोनों का तालमेल ऐसा बिठा दिया कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए। अब जब दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो क्या होगा? जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे कॉइल ऐसे, अभी क्या है, ये कॉइल ऐसे घूमना स्टार्ट कर रही है, तो कॉइल पर लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है। अभी इतना घूम गई तो हमने देखा कि अब कॉइल पर लगने वाला फोर्स और स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो इससे ज्यादा ये कॉइल रोटेट नहीं हो रही। ठीक है, तो फिर जैसे हम करंट को स्विच ऑफ करेंगे, करंट हम इसमें से बंद करेंगे, तो ये कॉइल जो है फोर्स एक्सपीरियंस करना बंद कर देगी और ये अपनी जगह पर ऐसे घूमकर वापस आ जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग इसको क्या कर देगी? स्प्रिंग इसको अपनी जगह पर वापस ले आएगी। अब मान लीजिए हमने करंट की डायरेक्शन बदल दी, तो कॉइल ऐसे घूमने लगी, तो ये वाली जो स्प्रिंग है ये तो रिलैक्स है। ठीक है, और पर ये वाली जो स्प्रिंग है ये यहां से खिंच रही है, तो इनिशियली क्या है, स्प्रिंग इस पर एक फोर्स लगाने की कोशिश कर रही है, बट कॉइल एक ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो ये घूमती चली जा रही है। एक एंड ऐसा आया, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन जिसको बोलते हैं, इसका जो ये यहां पर था, अभी 0 डिग्री एंगल है इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है, ये ऐसे घूमता चला गया, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब ये इतने ज्यादा एंगल से घूम गया कि ये जो स्प्रिंग है ये इतनी ज्यादा खिंच गई। अब स्प्रिंग, आपको पता है स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर स्प्रिंग फोर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्प्रिंग फोर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा कॉइल में, स्प्रिंग फोर्स जो है बढ़ता चला गया। अब क्या हो रहा है, अब करंट कोशिश कर रही है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराने की, करंट कोशिश कर रही है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराने की, बट स्प्रिंग ने यहां से काउंटर फोर्स लगा दिया है, बराबर का फोर्स लगा दिया है। तो जितना फोर्स से ये यहां घूमना चाह रही है उतने ही फोर्स से स्प्रिंग इसको अपनी जगह पर लाना चाहती है। अब दोनों फोर्स क्या है, दोनों फोर्स इस जगह पर इक्वल है। जब दोनों फोर्स इस जगह पर इक्वल है तो कॉइल यहीं पर रुक गई। तो इससे हमारा काम क्या निकला, इससे हमारा काम ये निकला, हमने क्या करा, इस कॉइल के साथ हमने लगा दी एक नीडल, इस कॉइल के साथ हमने लगा दी एक नीडल लगा दी, और नीडल के ऊपर लगा दिया एक स्केल लगा दिया। अब क्या होगा, हमने उस स्केल को इस तरह से कैलिब्रेट कर लिया। अभी ये कॉइल यहां पर रखी हुई है, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही, तो नीडल है यहां पर सामने, ये नीडल मान लीजिए, ये नीडल है, ये नीडल यहां पर सामने है स्ट्रेट। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, कोई भी डिफ्लेक्शन कोई भी करंट, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। अगर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है तो हमने ये मान लिया कि सामने जो है इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, क्योंकि करंट से ही डिफ्लेक्शन होता है। अब इसमें कोई भी करंट नहीं है। फिर हमने क्या करा, इसमें करंट फ्लो कराई, करंट फ्लो कराने से ये कॉइल रोटेट होना स्टार्ट हुई मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हुई। और सपोज इस पॉइंट पर आने के बाद कॉइल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, या कॉइल जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो टॉर्क किसके इक्वल हो गया, वो टॉर्क इक्वल हो गया ये जो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है इस कॉइल पर, ताकि ये इसको वापस से अपनी जगह पर घुमा के ला सके, ये इस फोर्स के बराबर हो गया। अब दोनों जगह पर फोर्सेस क्या हो गए, दोनों फोर्सेस बराबर हो गए। तो जो नीडल है इस तरफ पॉइंट करने लगी, और यहां पे हमने बना ली एक स्केल, यहां पर हमने एक स्केल बना ली, और स्केल पर कोई क्वांटिटी लिखी होगी, और हम उससे ये अनुमान लगा लेंगे, या उससे ये प्रेडिक्ट कर लेंगे कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। वैसे जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर ने कभी भी करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बताया, बस ये बता देगा कि करंट ज्यादा या कम फ्लो हो रही है। अभी देखिए इसमें डिफ्लेक्शन इतना है। अब मान लीजिए अगर इसमें डिफ्लेक्शन इतना था, पहले अगर इसमें डिफ्लेक्शन इतना था और अभी डिफ्लेक्शन इतना है, तो कौन से केस में ज्यादा करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन जब इतना था तो कॉइल ने, मतलब ये जो कॉइल था, इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करा जो इसको बस इतना घुमा पाया, और इतने घुमाने पर ही स्प्रिंग का जो फोर्स है, काउंटर टॉर्क है, वो इससे बैलेंस हो गया। पर जब दूसरी बार करंट फ्लो हुआ तो इसने इसको इतना रोटेट करा दिया, इतना रोटेट कराने से क्या हुआ, स्प्रिंग का जो काउंटर टॉर्क है ये थोड़ा लेट बैलेंस हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इस कंडीशन पर, इस करंट की वजह से इसने जो फोर्स एक्सपीरियंस करा वो ज्यादा, क्योंकि इस बार इसने ज्यादा रोटेशन हमें दिखाया, इसने हमें ज्यादा रोटेशन दिखाया। तो ये क्या बताता है कि इस बार जो करंट फ्लो हो रही है उसमें उसका मैग्नीट्यूड जो है ज्यादा है। अगर ये कम में सेटलमेंट अपना कर लेता है, कम में सेटल हो जाता है, मतलब स्प्रिंग फोर्स और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये जल्दी सेटल कर लेते हैं, एक दूसरे को जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि करंट कम थी। अगर ये डिफ्लेक्शन इसमें ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, इसमें करंट ज्यादा थी। ठीक है, तो ये मोटा मोटी जो है गैल्वेनोमीटर की वर्किंग हो गई। अब हम इसका एक एक कंपोनेंट स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, ये दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, ये दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं। इन दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स को ये दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हो गए। दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स के बीच में हमने एक सिलेंड्रिकल कोर रखा। कोर किसका बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन का। यहां पर मैं लिख देता हूं, कोर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये सॉफ्ट आयरन का ही क्यों लिया, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कैसा होता है, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है। फेरोमैग्नेटिक अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। दिस इज द कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमने क्या करा है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बांध दिया है, मतलब इसको इस तरह से बाउंड कर दिया है कि ये जब ये कॉइल रोटेट होगी तो इसके साथ रेक्टेंगुलर ये सॉफ्ट आयरन कोर भी रोटेट होगी। दीज आर द पोल्स ऑफ मैग्नेट, दिस इज साउथ पोल एंड दिस वन इज नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल,
दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल और ये हमने इस पर एक लगा दी नीडल। ये नीडल क्या करती है, ये नीडल जैसे जैसे कॉइल रोटेट होती है, कॉइल के साथ साथ ये नीडल रोटेट होती है, और नीडल जब रोटेट होगी, नीडल जब रोटेट होगी तो इस स्केल पर कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट शो कर देगी हमें, जो बताएगा कि इसमें करंट कम या ज़्यादा फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। ये एक स्केल हम बना देते हैं इसमें, दिस इज आवर स्केल। ठीक है, नीचे मैंने आपके लिए वापस से बनाया इसका टॉप व्यू। ऊपर से जब आप देखोगे इसको तो आपको कैसा दिखेगा, तो ऊपर से जब आपको देखोगे, ऊपर से देखोगे तो कैसा दिख रहा है, ये आपको एक सर्कल दिख रहा है। सॉफ्ट आयरन कोर कैसा दिख रहा है, एक सर्कल, और दोनों तरफ हमें सेमी सर्कल्स दिख रहे हैं। ये जो मेरे हाथ के दो एंड्स हैं, मतलब हाथ के मतलब ये दो पाम्स हैं, ये दो पाम्स आपको सेमी सर्कुलर नजर आ रहे हैं ऊपर से। तो टॉप व्यू मैंने इसका यहाँ पर आपके लिए बनाया है। इस टॉप व्यू में देखिए, ये हो गए हमारे मैग्नेट के पोल्स, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। बीच में क्या है, बीच में हमारी है सॉफ्ट आयरन कोर की, सॉफ्ट आयरन का कोर, सॉफ्ट आयरन का कोर, और उसके ऊपर हमने लपेट रखा है ये कॉइल, और कॉइल पर फिक्स है एक नीडल, कॉइल पर फिक्स है एक नीडल, और नीडल के साथ कैलिब्रेटेड है एक स्केल। अभी मान लीजिए ये नीडल थोड़ी सी साइड में बन गई, इसको मैं सेंटर पे बना देता हूँ। ये नीडल मैंने सेंटर पर बना दिया और सेंटर पर डिफ्लेक्शन है 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि अभी इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो करती है, किसके अंदर से, करंट कैरिंग कॉइल से, सॉरी ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है इसके अंदर से जब करंट फ्लो करती है, फ्लो करने से क्या होगा, ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। टॉर्क एक्सपीरियंस करने से या तो ये इधर को जाएगी, मतलब ये नीडल जो है या तो इधर आ जाएगी या इस जीरो के इस एंड पर आ जाएगी, ठीक है, उल्टी तरफ आ जाएगी। अगर ये इधर जा रही है, फॉर सपोज ये इधर जा रही है और ये घूमने लगी घूमने लगी घूमने लगी, इधर को तरफ जाने लगी, एक पॉइंट ऐसा आया, ये देखिए, ये मैंने इसकी बनाई है स्प्रिंग, ये सॉफ्ट आयरन, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ हमने लगा रखी है एक स्प्रिंग। जैसे जैसे रोटेट होती जाएगी, ये वाली जो स्प्रिंग है ये तो अभी रिलैक्सिंग मोड पर है, क्योंकि कॉइल जो इधर घूम रही है, इधर घूम रही है, तो इसमें कोई भी खिंचाव नहीं है। ये वाली जो स्प्रिंग है ये खिंचेगी, जब ये स्प्रिंग खिंचेगी तो क्या करेगी, ये कॉइल को उल्टा घुमाने की कोशिश करेगी, ठीक है, कॉइल को उल्टा घुमाने की कोशिश करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब कॉइल पर लगने वाला फोर्स और स्प्रिंग की वजह से लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाएंगे। उस पॉइंट पर क्या होगा, उस पॉइंट पर ये नीडल जो है वहीं पर रुक जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि ना तो ये इधर घूम पा रही है और ना ये इधर घूम पा रही है, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे हो गए, दोनों फोर्स बराबर हो गए। उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पर ये जो नीडल है ये रुक जाएगी, ठीक है, नीडल रुक जाएगी। तो आपने देख लिया कि इसमें से इतनी करंट फ्लो हो रही है। फॉर सपोज अब आपने इसके अंदर से करंट के मैग्नीट्यूड को वेरी कराया, करंट के मैग्नीट्यूड को वेरी कराने से अब आपको दिखा कि जो नीडल है ये यहां पर जाके रुकी। ये क्या बताती है, ये बताएगी कि पहले के मुकाबले पे अब करंट ज्यादा है, क्योंकि अब इसका ये जो स्प्रिंग का फोर्स है और जो करंट का फोर्स है, ये करंट कैरिंग कॉइल का जो टॉर्क है, इन दोनों में जो सेटलमेंट हुआ है वो देर से हुआ है। तो ये बताएगा कि इस कंडीशन पे करंट ज्यादा है, ठीक है। अब अगर हमने करंट की डायरेक्शन ही बदल दी, करंट की डायरेक्शन अगर हमने बदल दी, तो ये जो नीडल है ये कहीं यहां पर आके ये इधर आएगी कहीं पर, ठीक है। अभी ज्यादा करंट है, कम करंट हुई तो सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा, नीडल यहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये नीडल जो है ये अलग अलग जगह हमें ये क्या बता देगी, एक तो हमें करंट की डायरेक्शन बता देगी। अगर करंट नीडल पहले इधर जा रही है, इधर जा रही है, इसका मतलब है कि अभी करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। फॉर सपोज हमने करंट की डायरेक्शन बदल दी, करंट की डायरेक्शन बदलती हमने देखा नीडल इस तरफ आ गई, तो नीडल इस तरफ आने क्या इंडिकेट करती है, नीडल इस तरफ आना इंडिकेट ये करती है कि अब करंट की डायरेक्शन जो है इसमें बदल चुकी है। नीडल में कम और ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम डिफ्लेक्शन इंडिकेट करती है कम करंट, और ज्यादा डिफ्लेक्शन इंडिकेट करती है ज्यादा करंट। ये कम और ज्यादा कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कम करंट फ्लो होगी तो इन दोनों फोर्सेस में सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा, सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन यहां पर कम दिखेगा। तो नीडल का जो डिफ्लेक्शन है, ये जो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन है, ये स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। ये जो स्प्रिंग का जो टॉर्क है, टॉर्शनल कांस्टेंट, ये जो स्प्रिंग का जो टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के। अल्फा एंगल मान लेते हैं यहां पर हम, अल्फा एंगल मान लिया जो टॉर्शनल, ये स्प्रिंग का जो टॉर्क है, स्प्रिंग जो टॉर्क लगा रही है इस पे, क्योंकि स्प्रिंग भी क्या करना चाहती है, स्प्रिंग भी इसको रोटेशन में ही तो घुमाना चाहती है, स्प्रिंग भी चाहती है कि इसको ये रोटेट करा सके, तो स्प्रिंग का भी एक टॉर्क होगा, क्योंकि वो फोर्स जो रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो ये स्प्रिंग का जो टॉर्क है
वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो अल्फा, वो थीटा मान लेते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी और अल्फा में आपको डिफरेंस समझ नहीं आया तो इसको मैं थीटा बता देता हूँ। हाँ, ये जो स्प्रिंग का फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है किसके, ये प्रोपोर्शनल है थीटा के। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, स्प्रिंग का जो टॉर्क है, ये स्प्रिंग का टॉर्क बढ़ता जाएगा, स्प्रिंग का टॉर्क बढ़ता जाएगा, और स्प्रिंग का टॉर्क बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये उस टॉर्क को बैलेंस कर दे जो ये जो कॉइल है ये एक्सपीरियंस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब आप एक और चीज को नोट करें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये यहां से ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इस तरह, ये इधर, ये इस तरह से यहां पर ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी कॉइल ऐसी है तो ये वाली आप मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा इस कॉइल के प्लेन के पैरेलल रहेगी। ये मैग्नेटिक, अब जैसे कॉइल अगर इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, तो ये यहां से यहां तक जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा पैरेलल रहेगी। कल मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कंडीशन में, पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो कॉइल है ये हमने कल कंसिडर करी थी, अभी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, अभी कॉइल का जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तो ये वेक्टर, ये कॉइल का जो नॉर्मल वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। कॉइल का जो नॉर्मल वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो गया, तो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको यह बताया था कि जब कॉइल का प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में रहता है, कॉइल का जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में रहता है, तो एंगल रहता है 90 डिग्री, और साइन 90 के केस में टॉर्क हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये जो हमने ये सॉफ्ट आयरन का कोर लिया है, ये सॉफ्ट आयरन का कोर क्या करता है, ये हमेशा थीटा को 90 डिग्री मेंटेन करता है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये हम सिलेंड्रिकल नहीं लेते, सिलेंड्रिकल अगर हम नहीं लेते तो कभी सॉरी, तो ये जो एंगल है ये कम ज्यादा होता रहता, अगर एंगल वेरी करता रहता, एंगल वेरी करता रहता, टॉर्क वेरी करता रहता, और अगर टॉर्क वेरी करता तो हम करंट को कभी एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने एंगल को, ये जो टॉर्क हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल BINA साइन थीटा, BINA साइन थीटा पढ़ा था। तो साइन थीटा को हमेशा 90 डिग्री मेंटेन करने के लिए, साइन थीटा को हमेशा 90 डिग्री रखने के लिए हमने इसको कैसा लिया, हमने इसको सिलेंड्रिकल, लिया, और कॉइल को कैसा लिया, कॉइल और मैग्नेटिक, ये जो बार मैग्नेट्स हमने लिए दोनों हमने सिलेंड्रिकल लिए, ताकि इनके बीच में जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री बना रहे। अब ये 90 डिग्री कैसे बना के रखता है ये भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि ये कॉइल है किस तरह से कम ज़्यादा डिफ्लेक्शन देके हमें करंट के बारे में बताती है और करंट का डायरेक्शन में बता देती है। करंट का मैग्नीट्यूड कितना है वो कभी गैल्वेनोमीटर नहीं बता पाया, गैल्वेनोमीटर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला जा सकता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये हमें ये बता रहा है गैल्वेनोमीटर की करंट की डायरेक्शन बदल रही है, तो हमें पता लग रहा है करंट की डायरेक्शन बदल रही है क्योंकि नीडल उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रही है, और हम ये देख पा रहे हैं कि डिफ्लेक्शन कम या ज़्यादा है, कम या ज़्यादा डिफ्लेक्शन से हम करंट के मैग्नीट्यूड को एनालाइज कर पा रहे हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है, कम हो चुका है, कितना बढ़ा और कितना कम हुआ वो हमें नहीं पता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि ये 90 डिग्री कैसे रह जाती है हमेशा। देखिए ये हमारे सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, टॉप व्यू में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, और सिलेंड्रिकल मैग्नेट के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। हमने क्या करा, हमने रखा यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सॉफ्ट आयरन कोर क्या करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से सीधी जा रही थी, ठीक है, तो इस सॉफ्ट आयरन कोर ने क्या किया, इसको अपनी तरफ खींच लिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल से निकली और सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर से होती हुई ऐसे ये साउथ पोल में एंटर कर गई। ठीक है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि ऐसे जा रही थी, इसको भी ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऐसे जा रही थी, इसको भी इसने सॉफ्ट आयरन कोर ने अपनी तरफ खींचा और इस तरह का ये बना दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, नीचे देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से जा रही थी, इसको सॉफ्ट आयरन कोर ने अपनी तरफ खींचा और ये इस तरह का बना दिया।
दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऐसे जा रही थी, स्ट्रेट जा रही थी, उसको भी सॉफ्ट आयरन कोर ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, और जो ऑलरेडी सीधी जा रही थी, वो यहां से स्ट्रेट पास हो गई। ठीक है, तो अभी तक आप क्या समझ रहे थे? अभी तक जब आपने इसको पीछे देखा, एक बार मैं आपको डायग्राम वापस से दिखा रहा हूं। ये डायग्राम जब आपने देखा था तो आपको ये लगता होगा कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये नॉर्थ पोल से यहां जा रहा है और यहां साउथ पोल पर निकल रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये नॉर्थ पोल से यहां जा रहा है और साउथ पोल पर यहां पर निकल रहा है। ये आपको ऐसे नजर आ रहा था, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से जा रहा है और साउथ पोल से ऐसे निकल रहा है। बट ये ऐसे नहीं होता। होता क्या कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये कहीं यहां से जा रहा होगा और सॉफ्ट आयरन कोर ने जब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो ये ऐसे हो गया। ये वाला कुछ इस तरह का हो गया, ये वाला कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है, और ये वाला ऐसा हो गया। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हो गई, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया। और हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि ये वाली जो नॉर्थ पोल से ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर निकल रही है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ ऐसे सीधी ट्रेवल करती है, बट ये सॉफ्ट आयरन कोर ने क्या किया? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सीधी जाने वाली लाइन इसको अट्रैक्ट हो गई तो ये इसकी तरफ खिंच गई, ये इस तरह से इसकी तरफ खिंच गई। ये सीधी जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये अपनी तरफ खिंच के ये इसने एक सेमी सर्कुलर शेप ले लिया। तो आपको ये लगता है कि ये जो नॉर्थ पोल वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये साउथ पोल से ऐसे निकल रहा है। ऐसा नहीं होता। ये नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये कहां से निकला? ये यहीं पर निकल गया, इसके जस्ट सामने निकल गया। ये वाली फील्ड लाइन ये यहां पर निकल गई। ठीक है, बट ये सॉफ्ट आयरन के कोर से ऐसे इस तरह से होकर जाती है कि हमें लगता है कि ये फील्ड लाइन यहां पर निकल रही है। बट ये वाली फील्ड लाइन कौन सी है? ये वाली फील्ड लाइन जो यहां पर निकल रही है वो कौन सी है? ये यहां से निकली थी और अंदर से जाके यहां से ऐसे निकल गई। ठीक है, तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये रेडियल हो जाती है। रेडियल क्या मतलब है? रेडियल का ये मतलब है कि ये हमेशा कॉइल के प्लेन के साथ पैरेलल रहती है। कॉइल ऐसी है तो अभी ये ऐसी पैरेलल है। कॉइल अगर ऐसी हो जाएगी तो भी पैरेलल रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमेशा इसके अंदर से ऐसे ही निकल कर जा रही है। ठीक है, कॉइल की डायरेक्शन कुछ भी हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा इसके साथ कैसी रहेंगी? पैरेलल ही रहेगी। पैरेलल रहेगी तो कॉइल का नॉर्मल वेक्टर मतलब ये कॉइल का नॉर्मल वेक्टर प्लेन, ये कॉइल का प्लेन है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रही लेफ्ट से राइट। कॉइल का प्लेन अभी कहां पर है? कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में। और नॉर्मल वेक्टर की सिचुएशन क्या है? नॉर्मल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। और यहां पर एंगल किस किस के बीच में आता है? एंगल आता है यहां पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। एरिया वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर होता है हमेशा एरिया के नॉर्मल। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री का एंगल हो गया। 90 डिग्री का एंगल हो गया तो टॉर्क कितना बना? यहाँ पर टॉर्क बना BINA। तो ये इसकी हमने थीटा पर जो डिपेंडेंसी थी उसको खत्म कर दी। कैसे खत्म कर दी? कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने कैसी बनाई? रेडियल बनाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनाई कि वो हमेशा कॉइल के प्लेन के साथ पैरेलल रही। अगर वेरी करती तो अलग अलग एंगल की वजह से अलग अलग टॉर्क आता और उससे हमारी जो मेजरमेंट है और जो हमारी मशीन है वो ठीक से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखा आपने कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड थी जो यहां से ऐसे जानी चाहिए थी, ये इसके अंदर से एंटर करी और ऐसे निकल गई। अगर हम इसको इन सबको नहीं देखते तो हमें लगता है कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहां से निकल कर आई है, ये यहां से निकल कर नहीं आई। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहीं से निकल कर आई है, ये यहां से निकल कर आई है, ये वाली यहां से निकल कर आई है। ठीक है, तो ये इस तरह से निकल कर आती है। अगर इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं और अब मैं अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनको मैं शो नहीं करूंगा। आप देखना, ये मैंने डायग्राम आपके लिए दोबारा बनाया है। अब इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं यहां पर बना रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसी रहेंगी। तो इस डायग्राम को देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो नॉर्थ पोल से निकला है, ये यहां से साउथ पोल में यहां पर एंटर करा। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नॉर्थ पोल से यहां से निकला है ये साउथ पोल में यहां एंटर करा। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से जो निकला है ये साउथ पोल में यहां एंटर करा।
ठीक है, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये यहाँ एंटर करा, बट एक्चुअली होता क्या है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या हुआ, इसका कॉइल के साथ ये को जो कोर था, कोर ने इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करा और इन्हें एक सर्कुलर शेप दे दी, सर्कुलर अंदर थोड़ा सा कर्व ला दिया। कर्व लाने से क्या हुआ, कर्व लाने से ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमेशा कैसे रहने लगी, कॉइल के प्लेन के साथ पैरेलल रहने लगी। कॉइल अब किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, कॉइल अब किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कॉइल के प्लेन के साथ पैरेलल ही रहेगी, पैरेलल ही रहेगी। कॉइल के प्लेन के साथ ये हमेशा पैरेलल ही रहेगी, क्योंकि ये हमेशा रेडियस की डायरेक्शन में। अब कॉइल किसी भी डायरेक्शन में रहे, कॉइल किसी भी डायरेक्शन में रहेगा, तो कॉइल किसी भी डायरेक्शन में जब रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर ये मान लीजिए अगर ये कॉइल की डायरेक्शन है तो अभी देख लीजिए, ये जो कॉइल की डायरेक्शन है अभी प्लेन पैरेलल है। अब मान लीजिए कॉइल की डायरेक्शन ये हो गई, तो कॉइल की डायरेक्शन अगर ये हो गई तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है। अब कॉइल अगर सीधा है तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है ही। अब अगर कॉइल ऐसा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। कॉइल अगर इधर आ जाता है तो ये यहां से पास हो रहा है। तो हर केस में मैग्नेटिक कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कॉइल से हर केस में कैसी है, पैरेलल है। पैरेलल है तो थीटा पर हमने इसकी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म कर दी है। थीटा पर डिपेंडेंसी खत्म कर दी है तो टॉर्क हर केस में क्या रहेगा, टॉर्क हर केस में मैक्सिमम रहेगा। और कितना रहेगा टॉर्क, टॉर्क रहेगा BI_N_A, और थीटा क्या हर केस में 90 डिग्री है। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय कॉइल। स्प्रिंग का टॉर्क मैंने कितना बताया था, स्प्रिंग टॉर्क मैं यहां पर बता देता हूं, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, ये स्प्रिंग लिख देता हूं मैं यहां पर, ये TS का मतलब है स्प्रिंग। ये जो टॉर्क है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, थीटा के, और जब आप इसको हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी को तो ये बन जाएगा K थीटा के इक्वल। मतलब ये टॉर्क किसके बराबर है, ये थीटा के बराबर है। स्प्रिंग के बारे में हमने वैसे भी देखा था कि जो स्प्रिंग का फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर जब रोटेशनल जो हमारा रोटेशन है वो सर्कुलर हो गया तो स्प्रिंग का जो टॉर्क है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने लगा। ये K क्या है, ये टॉर्शनल कांस्टेंट है स्प्रिंग का। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट में जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पर Kx होता है, यहाँ पर K थीटा है, ठीक है। अब ये वाला टॉर्क ये किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से, इसको 2 डालते हैं। ये वाला जो टॉर्क है ये किसकी वजह से, ये कॉइल की वजह से, इसको TC लिखा है मैंने, ये कॉइल की वजह से। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, 1 = 2 हो जाएगा। जब 1 = 2 हो जाएगा तो TC टॉर्क एक्सपीरियंस बाय कॉइल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय स्प्रिंग। तो हम यहां पर रखते हैं BI_NA, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय कॉइल, इसको किसके इक्वल, K थीटा के इक्वल रखते हैं। जब आपने इसको K थीटा के इक्वल रखा तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा हमने देखा, थीटा इज डायरेक्ट, जो थीटा आ गया वो आ गया K/B, सॉरी ये उल्टा बना दिया मैंने, थीटा इज इक्वल्स टू BNA/K ये I को मैंने अलग से लिखा है। तो ये इंडिकेट कराना ये चाहता हूं कि मैं कि थीटा जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, उतना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा कॉइल का, क्योंकि दोनों का सेटलमेंट होने में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो क्या होगा, कॉइल ज्यादा रोटेट हो जाएगी। कॉइल ज्यादा रोटेट हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू बढ़ गई, थीटा की वैल्यू बढ़ गई, कब बढ़ी, जब करंट इसमें ज्यादा था, जब करंट इसमें ज्यादा था थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब यहां पर हम एक दो कॉन्स्टेंट्स और पढ़ते हैं। इसी इक्वेशन से जब हम I को कैलकुलेट करने लगे, I को कैलकुलेट जब हम करने लगे तो I की वैल्यू आ गई, I इज इक्वल्स टू आया K/BNA इंटू थीटा, I इज इक्वल्स टू K/BNA इंटू थीटा। इस K/BNA को हम बोलते हैं G। तो इस इक्वेशन को मैंने वापस लिखा, I इज इक्वल्स टू G थीटा। G की वैल्यू क्या है, K/BNA, G इज इक्वल्स टू K/BNA।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट वही जो रिलेशन है वापस वही आ गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड देयर इज अ कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड जी, इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जी को हमने क्या बोला, जी को हमने बोला गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और इसी जी को हम बोलते हैं, इसी जी की अगर आप वैल्यू निकालेंगे, नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये हमने पढ़ा आई इज इक्वल्स टू जी थीटा एंड जी व्हाट इज जी, जी इज इक्वल्स टू के अपॉन बी एन ए। ठीक है, अगर जी यहां से जी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई अपॉन थीटा, और ये किसके इक्वल रह जाएगा, आई अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू जी, और हम लिख सकते हैं आई अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू के अपॉन बी एन ए। तो ये जो टर्म हमारे सामने आई, ये जो टर्म हमारे सामने आई आई अपॉन थीटा, इसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट और इक्वल्स टू जी। ठीक है, ये जो आई अपॉन थीटा है या जो जी है, इसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट होता है कि फिगर ऑफ मेरिट होता है कि वो करंट जिस पर जो डिफ्लेक्शन हो वो 1 यूनिट हो। इसने हमें ये बताया, इसका जो डेफिनेशन आप बनाएंगे, ये देखिए, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, जो करंट 1 यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर दे, जो मान लीजिए 3 एम्पियर की करंट हुई और 3 एम्पियर की करंट की वजह से हमें 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिल गया, तो उस गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट क्या हो गया, उस गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट हो गया 3। ठीक है, तो फिगर ऑफ मेरिट की डेफिनेशन कैसे बनाई, डेफिनेशन हमने बना दी, इट इज करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, इसके अंदर हमने ये देख लिया कि मान लीजिए कि 30 एम्पेयर करंट फ्लो कराने से, 30 एम्पेयर करंट फ्लो कराने से 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन मेरे को दिखने का मिला, 30 एम्पेयर करंट फ्लो कराने से 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन मेरे को देखने को मिला, तो 1 यूनिट डिफ्लेक्शन कितने करंट में आएगी, 1 यूनिट डिफ्लेक्शन आ जाएगी 30/60 यानी 0.5 एम्पेयर में, 0.5 एम्पेयर। तो वो जो 0.5 एम्पेयर है, वो 0.5 एम्पेयर क्या है, इसका फिगर ऑफ मेरिट, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आई अपॉन थीटा या फिर जी। किस किस पर डिपेंड कर रहा है ये जी, ये डिपेंड कर रहा है स्प्रिंग के टॉर्शनल कांस्टेंट पर, स्प्रिंग के टॉर्शनल कांस्टेंट पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर और एरिया पर। नंबर, ये सारे एक गैल्वेनोमीटर के लिए क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि स्प्रिंग अपन ने उसके अंदर फिट कर दी है, मैग्नेट भी उसके अंदर लगा दिए हैं, कॉइल के ऊपर हमने वायर भी लपेट दिए और कॉइल का एरिया भी कांस्टेंट है। तो ये जो फैक्टर है, ये जो पूरी की पूरी जो ये जो टर्म्स हैं, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। वेरी कौन कौन हो रहा है, वेरी कर रहा है करंट, क्योंकि हम बैटरी का सोर्स अलग अलग लगा सकते हैं, और करंट वेरी कर रहा है तो एंगल भी वेरी कर रहा है। फिगर ऑफ मेरिट डिफ्लेक्शन, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। यहां पर हम 2 टर्म्स और पढ़ रहे हैं, एक है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी मतलब कि कोई गैल्वेनोमीटर कितने कम से कम करंट पर रेस्पॉन्ड करता है, वो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी हो गई। ये हो गया डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो हमने इसको बना दिया थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई बनाओगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी एन ए अपॉन के, जस्ट फिगर ऑफ मेरिट का उल्टा, बी एन ए अपॉन के। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गई करंट सेंसिटिविटी की मतलब छोटे से छोटे करंट की वजह से भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है। हमारा गैल्वेनोमीटर करंट पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब अगर ऐसा हुआ कि गैल्वेनोमीटर से एक स्मॉल करंट पास हो गई और उसने हमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दी, तो वो गैल्वेनोमीटर कोई काम का नहीं है। तो छोटे से छोटा करंट भी अगर गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है तो उसके लिए भी इसको हमें डिफ्लेक्शन देना पड़ेगा, तभी हमारे गैल्वेनोमीटर जो है वो सेंसिटिव कहलाएगा। सेंसिटिविटी, करंट की सेंसिटिविटी को कैसे मेजर करते हैं, थीटा अपॉन करंट, थीटा अपॉन करंट। तो जितना ज्यादा करंट सेंसिटिविटी होगा, जितना ज्यादा 1 यूनिट करंट पर ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन 1 यूनिट करंट पर दिखाएगा, उतना ज्यादा हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो सेंसिटिव है। दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। जितने ज्यादा वोल्टेज पर, सॉरी जितने कम वोल्टेज पर, जितने कम वोल्टेज पर ये जितना ज्यादा एंगल हमें दिखा देगा तो वो वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करा, जो करंट सेंसिटिविटी थी बी एन ए अपॉन के, है ना,
इसको हमने, ये V को हम क्या लिख सकते हैं, V को हम लिख सकते हैं I इंटू आर, V को हम I इंटू आर लिख सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, हमने R लिख दिया, तो अब ये बैलेंस हो गया। ये जो टर्म है ये कहलाती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये कहलाती है करंट सेंसिटिविटी। मतलब छोटे से छोटे करंट और वोल्टेजेस पर भी गैल्वेनोमीटर को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर गैल्वेनोमीटर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, तो वो हमारे काम का नहीं होगा। हमें काम में वो गैल्वेनोमीटर लेना है जो छोटे से छोटे करंट पर भी डिफ्लेक्शन शो करे। बड़े से मतलब छोटे से लेकर बड़े तक हर वैल्यू पर डिफ्लेक्शन हमें शो करे। पर अच्छा हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा करंट भी गैल्वेनोमीटर से नहीं देनी है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है। मैंने बताया कि अगर सेंसिटिव नहीं होगा तो हमारे कोई काम का नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर को हम बहुत सेंसिटिव बनाते हैं, छोटे से छोटे करंट पर रेस्पॉन्ड करता है। अगर उसमें हम बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करा देंगे, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करा देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कराने से गैल्वेनोमीटर, ये जो स्प्रिंग है या तो वो टूट जाएगी, क्योंकि ये इतनी तेजी से घूमेगा कि स्प्रिंग उसको संभाल नहीं पाएगा और स्प्रिंग टूट जाएगी। या तो स्प्रिंग टूट जाएगी तो गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है, गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है। तो हमें बहुत ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में नहीं देनी है। अगर आपको ज़्यादा करंट को मेजर करना है तो आप क्या करोगे, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दोगे और उसको कैलिब्रेट कर दोगे इस तरह से कि हमें सर्किट में अगर ज्यादा करंट हो तो भी गैल्वेनोमीटर से क्या कम ही करंट पास हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने पढ़ा गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। क्या हो गया गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल? Principle that when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. When a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. मैंने यहाँ पर ये नोट्स में नहीं लिखवाया है, बट अभी आप नोट करना चाहेंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाता है, तो वर्किंग प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। वर्किंग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई दी है। आप समझ गए होंगे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने क्यों यूज करी, सिलेंड्रिकल कोर क्यों यूज करा, सिलेंड्रिकल कोर का सॉफ्ट आयरन, सिलेंड्रिकल कोर तो करा बट वो सॉफ्ट आयरन का करा, ये सॉफ्ट आयरन का क्यों यूज करा। सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है, रेडियल रहती है। रेडियल रहने से क्या हुआ, रेडियल रहने से क्या हुआ, टॉर्क का थीटा पर डिपेंडेंसी जो थी वो खत्म हो गई, और हमेशा हर केस में टॉर्क कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता है, और कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल रहती है। ये हमने पढ़ा। और फिर हमने देखा इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कॉइल पर जैसे ही टॉर्क एक्सपीरियंस करा, टॉर्क जो कॉइल की नीडल है वो आगे जाती रही। एक कंडीशन पर क्या हुआ कि जो हमने कॉइल से स्प्रिंग लगा रखी थी वो स्प्रिंग इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो गई कि उसने कॉइल की नीडल को और आगे जाने नहीं दिया, उसने उसको रोक दिया। तो दोनों की ताकत जो थी वो बराबर हो गई। उस कंडीशन में दोनों ने सेटलमेंट कर लिया और आ गए इक्विलिब्रियम पर। उस कंडीशन पर हमने फिगर ऑफ मेरिट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यूज हमने निकाली है। तो एग्जाम में अगर गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारा थ्योरी में, वर्किंग में ये अच्छे से एक्सप्लेन कर आना है, अदरवाइज नंबर कट जाते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और डायग्राम नहीं होते हैं तो नंबर कट जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर।